एक लड़की शादी कर अपनी ससुराल तो जाती है, लेकिन ठीक 4 दिन के बाद ही उसके पति की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। इससे पहले कि उस लड़की का घर बस पाता, उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ताज्जुब तब होता है जब उसके पति की मौत की वजह उस लड़की को ही ठहराया जाता है। लड़की के ससुराल वाले उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि न जाने हमारे घर में कैसी कुलच्छनी आ गई है कि आते ही हमारे बेटे को खा गई। आस पड़ोस के लोग भी उसे तरह तरह का ताना मारते रहते हैं, लेकिन पुलिस जब इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की। जबलपुर का एक थाना पड़ता है खितौली। बात कर रहा हूँ मैं 24 मई की दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास की। दरअसल खितौली थाने में एक व्यक्ति फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम नारायण है और मैं गुरजी गांव का रहने वाला हूं। दरअसल मुझे खबर मिली है कि हरगढ़ के जंगल में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उस डेड बॉडी के बगल में ही एक बाइक भी मौजूद है। दरअसल मेरा छोटा भाई सोनू, जो 16 मई से ही लापता हो गया है, 17 मई को हमने उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवाया है। साहब, मुझे शक है कि शायद वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई सोनू का ही है। नारायण जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है तो देखती है कि वाकई में वहां पर एक डेड बॉडी मौजूद है जो बुरी तरीके से सड़ गल चुका है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके सर पर एक भारी पत्थर से कई बार वार किया गया है। दरअसल वो पत्थर भी बगल में ही पड़ा हुआ था। डेड बॉडी के हाथ और पैर पर भी रस्सी बांधने का निशान दिखाई दे रहा था। उसके गले में भी एक पतली सी रस्सी बंधी हुई थी। दरअसल डेड बॉडी में कीड़े पड़ चुके थे। पुलिस अभी घटनास्थल का मुआयना कर ही रही थी, तभी वहां पर नारायण भी पहुंच जाता है और नारायण जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है, देखकर शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई सोनू है। नारायण जैसे ही सोनू की शिनाख्त कर लेता है, पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर नारायण की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले नारायण से ही पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पर नारायण पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे भाई की 12 मई को ही शादी हुई है। सोनू की पत्नी का नाम है गायत्री। गायत्री जो कटनी जिले के बसना गांव की रहने वाली है। नारायण कहता है कि साहब, मेरा भाई 16 मई को अपनी पत्नी का मोबाइल ठीक कराने के लिए मार्केट में गया था, लेकिन देर रात तक भी जब वो घर पर वापस नहीं आया, हमने उसकी हर जगहों पर तलाश किया, लेकिन बावजूद इसके उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। इसीलिए 17 मई को सिहोरा थाने जाकर हमने उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवा दिया था। पुलिस नारायण से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पर नारायण पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि शायद मेरे भाई की हत्या
किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी गायत्री ने ही करवाया है। नारायण जैसे ही गायत्री का नाम लेता है, पुलिस गायत्री से पूछताछ करती है, लेकिन गायत्री पुलिस वालों से रोते हुए कहती है कि साहब, मैंने अपने पति की हत्या नहीं किया है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मेरी ससुराल वाले मेरे पति की मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहरा रहे हैं और तरह तरह के ताने भी मार रहे हैं। गायत्री जब इस तरह की बातें कहती है, पुलिस गायत्री से काफी प्यार से पूछताछ करती है। इस पर गायत्री पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन मुझसे मिलने के लिए मधु आई थी। वो बता रही थी कि उसके और सोनू के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन सोनू ने मुझे धोखा देकर तुमसे शादी कर लिया है। मेरा सोनू तो दुश्मन है ही, आज के बाद से तुम भी मेरी दुश्मन हो। मधु, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास, मधु के पिता का नाम है राजेश पटेल। दरअसल ये मधु कोई और नहीं बल्कि सोनू की बड़ी बहन निधि की ननद है। पुलिस गायत्री की तहरीर पर सोनू के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि जिस दिन सोनू अपने घर से गायब हुआ था, उस दिन एक ही नंबर पर 4 बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि मधु के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर मधु को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर मधु से सोनू की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मधु अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन मधु जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में, जब सोनू की बड़ी बहन निधि की शादी मधु के बड़े भाई साहिल से होती है। निधि शादी कर जब अपनी ससुराल जाती है, उसके बाद सोनू भी अक्सर अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल जाता है। एक दिन सोनू जब निधि के घर पर जाता है तो वहीं पर उसकी मुलाकात मधु से होती है। सोनू जब पहली बार मधु को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में हंसी मजाक का रिश्ता होता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे से काफी हद तक हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन हंसी मजाक करते करते दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, दोनों को मालूम नहीं चलता है और आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि मधु और सोनू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं बल्कि मधु और सोनू के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इधर साल 2020 में एक दिन निधि जब अपनी ननद को लेकर अपने मायके में जाती है, मधु जब सोनू के घर पर पहुंचती है, अचानक कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से मधु वापस अपने घर पर नहीं जा पाती है और लगभग 4 महीने तक सोनू के घर पर ही रहती है। लेकिन मधु जब 4 महीने तक सोनू के घर पर रहती है, दोनों हर रोज एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं बल्कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन एक दिन मधु और सोनू जब एक दूसरे से संबंध बना रहे होते हैं,
तभी अचानक सोनू की बहन निधि भी वहां पर पहुंच जाती है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। निधि जैसे ही इस तरह का नजारा देखती है, सोनू तुरंत ही अपनी बहन का पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि दरअसल मैं मधु से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। इधर निधि को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है, दोनों को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती है और याद रखना, अगर तुम दोनों ने जोर जबरदस्ती शादी करने की कोशिश भी किया तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद निधि तुरंत ही अपनी ननद को लेकर अपनी ससुराल चली जाती है। लेकिन निधि जब अपनी ससुराल पहुंचती है, दोनों के बारे में अपने पति साहिल और अपने ससुर से भी बता देती है। इधर मधु के घर वालों को जब मालूम चलता है कि मधु का सोनू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, मधु के घर वाले अब उसकी जल्द से जल्द शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं। इधर जब इस बात की जानकारी सोनू के घर वालों को मालूम चलता है, तो सोनू के घर वालों को भी लगता है कि इससे पहले कि सोनू कोई गलत कदम उठा ले, उसकी शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और फिर उन्हें कटनी जिले के बसना गांव की रहने वाली गायत्री मिल जाती है, जिससे सोनू की शादी तय कर देते हैं। सोनू और मधु का रिश्ता जब अलग अलग तय हो जाता है, सोनू मधु से किनारा करने लगता है, लेकिन मधु चाहकर भी सोनू को भूल नहीं पाती है। दोनों का रिश्ता अलग अलग तय तो हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके मधु और सोनू अक्सर फोन पर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। घटना से लगभग 4 महीने पहले एक दिन सोनू अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल जाता है और इतने दिनों के बाद मधु और सोनू जैसे ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, उनका पुराना प्यार फिर से जाग जाता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जैसे ही दोनों को मौका मिलता है, आखिरकार उसी घर के अंदर मधु और सोनू संबंध बना लेते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जब इस बार संबंध बनता है, सोनू उस पल का कुछ फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। उसके बाद सोनू जब अपने घर पर आता है, मधु को दोबारा मिलने के लिए अपने पास बुलाता है, लेकिन मधु जब सोनू से मिलने के लिए तैयार नहीं होती है, सोनू मधु को उसी वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मैं जब भी तुम्हें मिलने के लिए बुलाऊंगा, तुम्हें मिलने के लिए आना ही होगा और अगर तुम मिलने के लिए नहीं आओगी तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगी। सोनू जैसे ही इस तरह की धमकी देता है, मधु अब सोनू से नफरत करने लगती है, लेकिन न चाहते हुए भी मधु सोनू से मुलाकात करने लगती है। ये सिलसिला लगभग 4 महीने तक चलता है। तभी इधर 12 मई को सोनू की शादी गायत्री से हो जाती है। सोनू गायत्री से शादी कर जब अपने घर लेकर आता है, मधु भी सोनू के घर पर पहुंच जाती है और जाकर गायत्री से मुलाकात करती है और अपने और सोनू के प्यार के बारे में गायत्री से सब कुछ बता देती है। दरअसल मधु गायत्री से कहती है कि मैं सोनू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सोनू मुझे धोखा देकर तुमसे शादी कर लिया है। दरअसल सोनू तो मेरा दुश्मन है ही, आज के बाद से तुम भी मेरी दुश्मन हो। लेकिन जैसे ही शादी के 4 दिन का समय गुजरता है, 15 मई को सोनू फिर से मधु के नंबर पर फोन करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन मधु सोनू से मिलने के लिए तैयार ही नहीं होती है।
मधु सोनू को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और मेरी होने वाली है, बेहतर है कि हम दोनों एक नई दुनिया बसा लें। मधु सोनू को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बावजूद इसके सोनू मधु की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है और जब उस वीडियो को दिखाकर धमकी देना शुरू करता है, आखिरकार मधु भी सोनू से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मधु जैसे ही सोनू से मिलने के लिए तैयार होती है, सोनू भी मधु से वादा कर लेता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। जब आखिरी बार मिलने के लिए कहता है, मधु इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सोनू के सामने एक शर्त रख देती है। मधु सोनू से कहती है कि जब हम आखिरी बार मुलाकात कर ही रहे हैं तो इस बार की मुलाकात मेरी मर्जी से होगी, जगह भी मैं ही तय करूंगी और हम दोनों के बीच में संबंध कैसे बनेगा सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी। मधु जब इस तरह की बातें कहती है, इधर सोनू वासना की आग में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि तुरंत ही मधु की बात मान लेता है। 16 मई को जब अपनी बाइक लेकर घर से निकलता है, अपने घर वालों से कहता है कि मैं अपनी पत्नी का मोबाइल ठीक कराने के लिए मार्केट में जा रहा हूँ। लगभग 10 बजे के आसपास मधु के नंबर पर फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। मधु सोनू से कहती है कि तुम सीधा मंदिर के पास पहुंच जाओ। इधर मधु जब सोनू से मिलने के लिए जाती है तो अपने साथ अपनी बुआ की बेटी विदिशा को भी साथ लेकर जाती है। दोनों जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं, सोनू जब इन दोनों को देखता है, देखकर काफी खुश हो जाता है। सोनू मधु से कहता है कि बताओ कहाँ चलना है। मधु सोनू को लेकर इसी हरगढ़ के जंगल में जाती है। एक सुनसान जगह देखकर दोनों बैठ जाते हैं। मधु अपना दुपट्टा जमीन पर बिछा देती है और अपने कपड़े उतार कर कहती है कि अगर तुमको मेरे साथ कुछ करना है तो सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट करना होगा। सोनू भी मधु की बात मान लेता है और तुरंत ही अपने मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट कर देता है। मधु सोनू से कहती है कि आज हम दोनों जो संबंध बनाएंगे वो मेरे हिसाब से होगा। मैं जैसा जैसा कहूंगी तुमको वैसा ही करना होगा। मैं तुम्हारा हाथ पैर बांधूंगी और तुम्हारी आंखों पर पट्टी भी बांधूंगी। सोनू भी मधु की बातों में आ जाता है। उसके बाद मधु अपने बैग से 2 रस्सियां निकालती है और उसी रस्सी से सोनू का हाथ पैर बांध देती है। साथ ही साथ उसकी आंखों पर एक काली पट्टी भी बांध देती है और सोनू के कपड़े उतार कर उसी दुपट्टे पर लिटा देती है। इधर सोनू जैसे ही जमीन पर लेट जाता है, मधु तुरंत ही सोनू के सीने पर चढ़ जाती है और उसके गालों पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते हो तो मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगी। इससे पहले कि सोनू कुछ बोल पाता, मधु बगल से ही एक पत्थर उठा कर लाती है और उसी पत्थर से सोनू के दोनों पैरों के बीच में काफी जोर से वार कर देती है। सोनू जब चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, मधु उसी पत्थर से सोनू के सर पर एक कई सारे वार कर देती है, जिसकी वजह से सोनू की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। सोनू जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, मधु सोनू के हाथ पैर से रस्सियां खोल देती है और उसी पत्थर से सोनू के चेहरे को भी बुरी तरीके से कुचल देती है। उसके बाद सोनू की बाइक पर जो नंबर प्लेट लगा हुआ था, उसी पत्थर से
नंबर प्लेट को भी तोड़ देती है और सोनू का मोबाइल और उसका पर्स लेकर विदिशा के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मैंने सोनू की हत्या कर दिया है। उसके बाद दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। दरअसल मधु सोनू को पहले से ही इस दुनिया से हटाने का तय कर दिया था। वाकई में मधु जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है, खासकर इसकी असलियत जब सोनू के परिवार वालों को मालूम चलता है, तो किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि मधु सोनू की हत्या भी कर सकती है। फिलहाल पुलिस ने मधु को अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।